Education is the foundation of all civilization, and to speak on this vital subject, we have among us an expert who is shaping the future of educators themselves. Please join me welcoming Professor Ravi Kant, Dean Faculty of Education, Central University of South Bihar. धन्यवाद। देखकर दूसरे का दर्द जो दिल से आह निकल जाती है, देखकर दूसरे का दर्द जो दिल से आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बना जाती है। अध्यक्ष महोदय, सभागार में उपस्थित सभी प्रत्यक्ष महोदय और महोदया, मेरे समकक्ष महोदय और महोदया, आप सभी को मेरी ओर से और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया की ओर से स्वागत है। जैसा कि टॉपिक है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवतावाद, अगर इसको हम उल्टा करके पढ़ें, मानवतावाद में भारतीय ज्ञान परंपरा, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकूंगा कि भारत का स्थान सबसे ऊपर आता है। एक नहीं, यहाँ सैकड़ों उदाहरण हैं, और अब से नहीं, बहुत पहले से, जहाँ पर आप देखेंगे कि हमने मानवता को लगातार पोषित किया है। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हों, हमने चेतन वस्तुओं की भी पूजा करना सीखा और हमने जड़ वस्तुओं की पूजा करना भी सीखा। हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसमें ये लिखा गया, हमको पक्षियों की पूजा करना भी सिखाया गया, हमको पेड़ों की पूजा भी करना सिखाया गया, पत्थरों की पूजा भी करना सिखाया गया। और ये सब इस क्रम में था, ये अंधविश्वासी बनाना नहीं था, ये आपको संवेदनशील बनाना था। क्योंकि मैं शिक्षा का एक विद्यार्थी हूँ, थोड़ा सा झुकाव मेरा उस तरफ रहेगा। चौथा या पांचवा वक्ता हूं, तो इसलिए बोलने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं मेरे पास, सारी बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ आपको अपने अनुभव बताना चाहता हूँ, जो मैं फील करता हूँ। पिछले 5 सालों से हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात कर रहे हैं। हजारों सेमिनार हो चुके होंगे, बहुत सारी बातें हो चुकी होंगी, लेकिन प्रश्न ये है कि हम उसको स्थापित कैसे करेंगे। इस सभागार में कम से कम 4 पीढ़ी के लोग बैठे हैं इस समय पर। मेरे सामने हमारे बहुत ही वरिष्ठ अभिभावक बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो आज़ादी के बाद यहाँ जन्म लिए या आज़ादी के आसपास लिए और अपने देश को बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए आके देखा। कुछ मुझसे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने बाकी अनुभव किए। एक पीढ़ी में मैं आता हूँ और एक पीढ़ी जो पीछे बैठी हुई है। ये 4-5 ये बहुत ही सुखद संयोग होता है और बहुत दुर्लभ भी है। अगले 8-10 सालों के बाद ये संयोग आपको कभी नहीं मिलने वाला कि एक ही छत के नीचे कम से कम 4 पीढ़ियाँ बैठी हैं। चारों पीढ़ियों के अनुभव अलग हैं और इस भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर भी इनके अनुभव अलग अलग हैं। मेरे शब्द थोड़ा सा कभी कभी आपको विरोधाभासी लगेंगे, तो आपकी असहमति का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैंने हमेशा ये बात बोली है कि भारत में कोई एक परंपरा नहीं रही। इतना बड़ा देश हमारा, इतनी सारी बोलियाँ, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी संस्कृति, इतने सारे धर्म, इतने सारे अनुयायी, पर्व, सब कुछ है हमारे पास। कोई एक परंपरा नहीं हो सकती। तो मेरा सुझाव हमेशा ये रहता है कि हम जब भी बात करें भारतीय ज्ञान परंपराओं पे बात करें, किसी एक परंपरा पे। हम तो संविधान पर भी सर्वसम्मत नहीं हैं। भारत के संविधान पर भी बहुत से लोग असहमत हैं, वो कहते नहीं मानेंगे हम इसको। हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं है पूरे भारत में जो हमारे सारे के सारे 150 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को एक कर देती है, नहीं है। तो एक परंपरा तो नहीं हो सकती। स्थान के अनुसार, समय के अनुसार, लोगों के अनुसार परंपराएं बदलती हैं और हर जगह सबसे बेहतरीन परंपराएं हैं। आप हम सभी को उन सबका स्वागत करता है। हमको वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, जिसकी बात हो चुकी है। अतिथि देवो भव कहा गया, उसकी बात भी हो चुकी है। लेकिन आप कभी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम और बाद में हमने कहा अतिथि देवो भव। अब क्या किसी एक व्यक्ति के लिए संभव है कि वो इस पूरी धरा का, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर ले और सब लोगों से मिल ले? हम अगर आज से भी शुरू करें तो हम मर जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने क्यों कह दिया वसुधैव कुटुंबकम? हमने सिर्फ एक संकल्पना दी। हमको नहीं पता इस पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जब ये कहा गया होगा, कितने लोग आएंगे, कितनी पीढ़ियां आएंगी, कितने अलग अलग तरह के लोग आएंगे। लेकिन हमने ये माना कि जो इस धरा पर आ गया वो हमारा भाई बंधु, हम देख नहीं पाएंगे उसको जीवन में कभी। और उसके बाद बोला अतिथि देवो भव। अब उस वसुधैव से जो भी मेरे घर आएगा वो मेरा अतिथि होगा। और अतिथि वो होता है जिसको हम अपने घर में उपस्थित संसाधनों से सबसे बेस्ट अर्पित करते हैं, सबसे बेस्ट।
हमारी ये परंपरा रही। हमने सिखा दिया वसुधैव कुटुंबकम, हम नहीं जान पाएंगे। हमने कहा अतिथि देवो भव, तो भेद कहाँ से हो गए। भाषा की बात अभी एक पूर्व वक्ता ने यहाँ कही, निश्चित रूप से उनका जो दर्द है वो एकदम सही है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इस दुख के लिए जिम्मेदार कौन लोग। मैं झारखंड गया था, वहाँ पर एक महिला लेखक आई थी, वो अपनी पुस्तकें लाई थी। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, शायद 80s के आसपास JRF की थी, और उन्होंने ये बात बोली कि सर मैं उस जमाने की JRF, पूरे रांची में कहीं पर भी उस भाषा के लिए, वो एक ST समुदाय की भाषा थी, उसका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं था। तो UGC ने क्वालिफाई तो करा दिया, वो PhD करे तो करे कहाँ, डिपार्टमेंट ही नहीं है वहाँ पर। और वो अपनी पुस्तकें लेकर आई थी जिसमें उन्होंने उस भाषा की जो वर्णमाला होती है उसको लिखा था, जिससे वो लोगों तक पहुंच सके, और उस भाषा का संरक्षण। ऐसी तमाम पूरे भारत में सैकड़ों भाषाओं के सामने आज संकट की स्थिति है, कोई सी भी भाषा नहीं। कौन जिम्मेदार है इस संकट की स्थिति के लिए? आप विदेशियों को बुरा भला कहते हैं, शिक्षा के सेमिनार हो तो अक्सर मैकाले को गाली दी जाती है। मैकाले को गाली दिए बिना एजुकेशन का सेमिनार जो है पूरा नहीं माना जाता है, ऐसा मैं बोलता हूँ। 75 साल आज़ादी का अमृत आप पी चुके हैं, आज़ादी के अमृत काल में आप जी रहे हैं, इतने लंबे साल में भी कौन जिम्मेदार है इस संकट का भाषाओं का? देखिए, कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, हम ही जिम्मेदार। कौन संरक्षित करेगा परंपरा को? हम ही तो संरक्षित करेंगे। भाषाओं का संकट हमने प्रस्तुत किया है। आप बता दीजिएगा, किसी भी, हम लोग हिंदी बैच में बैठे हैं, किसी भी हिंदी भाषी या हिंदी मीडियम स्कूल में लाइन लगती हो एडमिशन की? बताइए। और कोई ऐसा CBSE बोर्ड का स्कूल बता दीजिए जो खाली चल रहा हो। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति जो सक्षम है उसके बच्चे CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। आप आइए, कहिए ये भाषा जा रही है, वो भाषा जा रही है, कुछ करिए। देखिए, थोपा नहीं गया है, अब हम स्वतंत्र हैं। ये संकट है हमारे साथ। हमारे पास कितनी बेहतरीन चीज़ें थी, सब हमने खो दी। हम जॉइंट फैमिली जिसको हम लोग बोलते थे, उस कंसेप्ट के लोग थे। धीरे धीरे हम लोग कहाँ आ गए? न्यूक्लियर में आ गए। मुझे याद है कि मैं 4 भाई बहन हैं हम लोग। उस दौर में ऐसा होता था कि एक दौर में 4 बच्चे पैदा किए जाते थे, 4 के बाद 3 हुए, 3 के बाद 2 हुए, और 2 के बाद 1 हुए, और वो दिन दूर नहीं है, 1 भी नहीं होगा। जापान में नेगेटिव में जा रही है जनसंख्या। जापान सरकार शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए ऑफर दे रही है, तब भी शादी नहीं कर रहे लोग। बड़े बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ हो चुकी, जो रिजर्वायर है। ये सारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, ये हमारी ज्ञान परंपराओं के रिजर्वायर होते हैं। वहाँ रिजर्वायर तो है, लेकिन उसको आगे कौन बढ़ाए? ये उनके सामने संकट आ गया। और जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वो भी यही ज़्यादा है। हम 4 भाई बहन थे, मुझे याद है, हम अपनी कॉलोनी के मैदान में खेलते थे। 4 हैं तो 2 अंदर होते थे, 2 बाहर खेलते थे। ऐसे ही 2 करके सब इकट्ठा हो जाते थे। किसी को भी चोट लगी, सेकंडों में पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था, बिना मोबाइल के, सेकंडों में। मेरी मम्मी पापा तो बाद में आते थे, पड़ोसी पहले जाते थे, भाई किसकी चोट लग गई, किसका घुटना छिल गया। आज सड़क पर पूरी रात बॉडी पड़ी रहती है, सैकड़ों ट्रक निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता वो बंदा कौन है, वो महिला कौन है। इतने असंवेदनशील हो चुके हैं। ये हमारी परंपरा में शामिल नहीं था। एक बच्चे का होना गुनाह नहीं है, लेकिन एक बच्चे को जिस तरीके से हम पालन पोषण कर रहे हैं वो गुनाह है। हम प्ले ग्राउंड नहीं दे पाए तो हमने प्ले स्टेशन दे दिया। वो बैठा हुआ है अंदर अपने कमरे में, प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहा है। शेयरिंग उसको आती नहीं है क्योंकि उसको सोसाइटी मिली नहीं है। इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार नहीं है। अब आप कहेंगे हम तो खूब बच्चे पैदा करेंगे फिर आज के बाद से है, इसका मतलब ये भी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हमको उन परंपराओं को संभाल कर रखना है। करुणाशील समाधि हमारे पास है। करुणा की बात जब हम करते हैं तो ये संवेदनशीलता ही तो है कि दूसरों के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं। ये संवेदनशीलता हमने क्यों खो दी? मैं स्वभाव से नास्तिक हूँ, लेकिन मैं किताबें खूब पढ़ता हूँ। भगवान राम, आप में से जितने लोग भी भगवान राम के उपासक हैं, एक किताब है अपने अपने राम, भगवान सिंह के द्वारा लिखी गई है।
कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा, थोड़ी मोटी किताब है। अगर आप वास्तव में मानते हैं कि ईश्वर के रूप में आप राम को स्थापित करना चाहते हैं। अब अगर मैं नास्तिक होकर पढ़ सकता हूँ तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप आस्तिक होकर तो पढ़ना ही चाहिए आपको, ठीक है। देखिएगा बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट देते हैं। मेरे माइंड में भी बड़ा वो किताब बैठ गई। राम को एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी ने सोचा ही नहीं आज तक। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो किताब बताती है कि इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंदर क्या चल रहा है। ये बेटा भी है, ये पति भी है, ये भाई भी है। भाई कह रहा है नहीं तो मैं तो आपके साथ जाऊंगा। पत्नी भी है, वो कह रही है नहीं मैं तो आपके साथ चलूंगी। दूसरी माता है, वो कह रही है तो इनको बनवास दे दो। क्या चल रहा है उनके मन, कैसे वो सोचते हैं, क्या करते हैं उनके मन में। कभी ये जाना कि आप छोड़ दीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम, सिर्फ राम को सोचिए कि राम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या उनके मन में क्या चल रहा था। वनवास जाने की इच्छा थी भी या नहीं थी, हमको वो सब पढ़ना पड़ेगा। पढ़िएगा जरूर इस किताब को। वो मूल्य को संरक्षित करने की बात करती है, धैर्य आपके अंदर देती है। हम सारी उन परंपराओं को धीरे 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 खोते जाते हैं। बैस को मत बोलिएगा, कोई आपको नहीं बोल रहा है, जबरदस्ती नहीं कर रहा है, बैस चलाइए, आप चलाइए अपना भारत का अपना एक अलग बोर्ड, खत्म कर दीजिए सीबीएसई को। किसने कहा आपसे? लाखों रुपए की फीस इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की होती है, हिंदी मीडियम की नहीं होती है। और रीजनल वाले तो छोड़ ही दीजिएगा आप, संस्कृत वाले तो फ्री में बुलाते हैं, वहां भी एडमिशन नहीं होता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, हम शिक्षक हैं, हम किस दिशा में चल रहे थे और हम कहाँ पहुंच गए। इतनी बेहतरीन चीजें थी हमारे पास। गुरु शिष्य परंपरा, चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा उसको, सबसे बेहतरीन दुनिया की गुरु शिष्य परंपरा हमारे पास थी, सबसे बेहतरीन, जिसमें शिक्षक संवाद हुआ करता था। और कितने ही बिंदु ऐसे हुआ करते थे जहां पर शिष्य और शिक्षक इन दोनों में मतभेद हुआ करते थे। हमने खो दिया उसको पकड़ लिया सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने। हम कोई फ्रेमवर्क नहीं दे पाए। चीजें थी हमारे पास, नो डाउट थी हमारे पास, लेकिन हम फ्रेमवर्क, हमने क्लिस्ट कर दिया चीजों को। हम जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें, वो आम जनमानस में जा क्यों नहीं पाया। एक पत्रिका आती है सरस सलिल, उसको बहुत ही निचले दर्जे की पत्रिका माना जाता है। मुझे आज तो कीमत पता नहीं कितनी है, एक जमाने में 5-6 रुपये हुआ करती थी, उसका 10-12 रुपये हो गए। लेकिन उसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है, आप कह सकते हैं बहुत ही दोयम दर्जे की, निम्न स्तर की वो है, लेकिन वो दुनिया में बिकने वाली सर्वाधिक, उसके जो नंबर्स हैं हाईएस्ट हैं वर्ल्ड में। आप जानते हैं उसके पीछे कारण क्या है? सस्ती, सरल। सस्ती का मतलब सुलभ, ज्ञान को सुलभ होना है और ज्ञान को सरल होना है। अनफॉर्चुनेटली हमने ज्ञान को ना सरल बनाया और ना सुलभ बनाया। उसमें ऐसे मंत्र लगाए हमने, ऐसी व्याख्याएं लगाई उसमें ऐसे उदाहरण लगाए कि आम आदमी तुरंत से क्या हो गया। इतिहास के कुछ चुनिंदा उदाहरण देकर आप कोई धारणा नहीं बना सकते कि इस व्यक्ति, इस जाति का व्यक्ति वहां पर था, इस जाति का व्यक्ति। अपवादों से नियम नहीं बनते हैं, ध्यान रखें इस बात को। 150 करोड़ में अगर कोई 5 करोड़ घटना होती है तो वो 1% से भी कम है, उसके आधार पर नियम नहीं बना सकते। हमने क्लिस्ट कर, हमको आसान बनाना। घर में माताएं बहनें हैं, रोटी बनाने की, खाना बनाने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है, सब ऐसे ही धीरे धीरे सीख जाते हैं। दुकान पर पिता बैठता है, धीरे धीरे बेटा बैठता है, धीरे धीरे वो सारे गुण सीख जाता है। ये भी तो हमारी परंपरा में थी। परंपराओं का मतलब वो मोटी मोटी किताबें नहीं होती हैं, सिर्फ किताबें नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने उसको खो दिया। एक सामान्य शिष्टाचार जो हुआ करता था, हमने उसको खो दिया। जब हमने मान ही लिया था कि अतिथि देवो भव है और वसुधैव कुटुंबकम है, तो समाज में इतनी सांप्रदायिकता बढ़ क्यों रही है? क्यों रोज आप घटनाएं सुनते हैं कि ये धार्मिक आस्था इस धार्मिक आस्था के ऊपर हावी हो रही है या कुछ नुकसान पहुंचा रही है? उसको हमको समझना पड़ेगा। कबीर के जब आप थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात है जो मेरे डिपार्टमेंट में लिखी हुई भी है। कुछ लोगों ने कहा सर हटा दीजिएगा, मैंने कहा नहीं, इसको तो नहीं हटाऊंगा, कम से कम जब तक मैं हूं मैं नहीं हटाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा है गुरु का दोष भी कह देना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, गुरु का दोष भी कह देना चाहिए। अब इस बात पे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं।
देखिए, समझने का कोशिश कीजिए दर्शन क्या है पीछे, शब्दों पे मत जाइए, शब्दों के पीछे दर्शन पे जाइए। ये कबीर की पूरी ग्रंथावली से आया। गुरु निंदा स्पष्ट रूप से मना की गई है, हर जगह मना की गई है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जब गुरु अपने आध्यात्म के मार्ग से हट जाता है तब ये शिष्य की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, उसको सही उस जगह पर लाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु का ज्ञान, गुरु का दोष भी कह देना चाहिए। लेकिन क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था, क्या हमारे शिक्षक, क्या हमारे विश्वविद्यालय, क्या हमारे नियंत्रणकर्ता ऐसी कक्षाओं का निर्माण कर पाए हैं जहां पर शिक्षक का हृदय इतना बड़ा हो जाए कि वो अपनी आलोचना को स्वीकार कर ले? नहीं, हमने खो दिया है। समझने की कोशिश कीजिएगा, हमने खो दिया है। कोई वाद विवाद संवाद नहीं है। गुरुजी ने जो कह दिया दैट इज ओके, फाइनल। खो दिया हमने। गुरु शिष्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के प्रति पूरक है। मेरा प्रबल विश्वास है अच्छे शिक्षक अच्छे शिष्य तैयार करते हैं और वही अच्छे शिष्य अच्छे शिक्षक तैयार करते हैं। आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आप ये क्लेम करते हैं मैं अच्छा टीचर हूं और अच्छे स्टूडेंट नहीं है आपके पास, आप नहीं कर सकते। अच्छा किस बात का? अगर आपके पास अच्छे शिक्षक नहीं है तो किस बात के? आप होंगे विश्वगुरु, मान लिया मैंने, लेकिन ऐसे विश्वगुरु होने का क्या फायदा जिसका चेला बनने की कोई तैयारी नहीं है? कभी आपने सोचा इस विषय पर? आप विश्वगुरु हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन आप ये तो बताइए आपका चेला कौन है? आप अकेले खड़े हो गए वहां पर, जबकि एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप ही तो बोले थे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इसको मैं कभी पूरा नहीं बोलता हूं। इतनी बड़ी मान्यताएं हमारी कि हमने ईश्वर से ज्यादा बड़ा स्थान दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षक की जिम्मेदारी उससे ज्यादा बड़ी हो रही थी? आप बोलते हैं कि माता पिता से ज्यादा बड़ा स्थान गुरु का है, तो जिम्मेदारी भी तो किसकी बड़ी होगी? गुरु की। और गुरु की जिम्मेदारी में ये शामिल था कि अगर मुझसे कुछ गलत हो जाए तो भाई मुझको आगे बता देगा। ये हमारी स्वस्थ शिष्य परंपरा का हिस्सा था, जिसको हम पूरी तरह से आज की डेट में भूल चुके हैं। हम नहीं इसको फॉलो करते। हमने शिक्षा व्यवस्था की या हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम की दिव्यता को खो दिया और भव्यता पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। आज ज्ञान भव्य है, दिव्य नहीं है। ये वही भारत है जहां पेड़ के नीचे शिक्षा व्यवस्था दी गई होगी। मेरे अभिभावक बैठे हैं बड़े, हो सकता है इनके स्कूल ऐसे रहे होंगे जहां पर उस समय पर कहाँ बिल्डिंग इतनी अच्छी रही होगी, ठीक है, लेकिन वो भव्य स्कूल, सॉरी दिव्य स्कूल, वो शिक्षक दिव्य थे। आज देखिएगा एक से एक आलिशान सिंपल बीए करने का 5 लाख रुपए जाता है अशोका यूनिवर्सिटी। रूम्स एसी होते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं, संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो भव्यता तो बढ़ रही है लेकिन दिव्यता कम हो। हमारा प्राचीन इतिहास उठा लीजिएगा, कहीं भी पढ़ लीजिएगा, हम लोग दिव्य दृष्टि हैं। जिस धरती पर हम खड़े हैं आज, बिहार में जगह गया जहां से मैं आया हूं, ये गया वही जगह है, सॉरी नालंदा, ये नालंदा वही जगह है जिसने पूरे विश्व को विश्वविद्यालय होने का कंसेप्ट दिया। उससे पहले विश्वविद्यालय नहीं हुआ था, लोग जानते भी नहीं थे कि विश्वविद्यालय क्या होता है। ट्रू सेंस में विश्वविद्यालय थे। आज हम कहाँ खड़े हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप अपने इतिहास को ग्लोरीफाई मत कीजिए, नो डाउट हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, आप ग्लोरीफाई कीजिएगा, लेकिन उस ग्लोरिफिकेशन के साथ काम भी तो कीजिएगा। हर बार आकर वही चीजें दोहराना, और करना कुछ नहीं। हम कैसे स्थापित करेंगे उस कोई भी परंपरा? एक बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ। हमने कहा कि हम इस चीज का संरक्षण करेंगे। ओशो के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ओशो एक बड़ी अच्छी बात बोलता है शिक्षा के विषय में कि जब जब तुमने अच्छा बढ़ाने की कोशिश की, जब जब तुमने बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश की, वो खराब हो गया। तुम कह रहे हो सिगरेट मत पियो, तो चुपके से क्या करेगा? सिगरेट पी के देखेगा। तुमने कहा ये मूवी मत देखना, वो चुपके से क्या करेगा? मूवी देखेगा। तुमने कहा कि हम ज्ञान का संरक्षण करेंगे, लेकिन तुमने नहीं किया। मानव स्वभाव जो बहुत पहले बोल चुका है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो मैं पुनः इस बात को बोलना चाहता हूँ कि जो चौथी पीढ़ी इस सभागार में बैठी है,
जिसको हम लोग जैन जी के नाम से जानते हैं, इस सारी ज्ञान परंपरा का प्रभाव आपसे होते होते वहाँ तक जाना है। आप लोगों ने अपना काम कर दिया, आप लोगों ने जो अर्जित करना था किया, हमारे होते हुए उन तक जाना है। जिम्मेदारी उन लोगों की है कि वो उसको कितना अच्छे से ग्रहण करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसके सामने चुनौतियाँ भी बहुत हैं। खास तौर से जब से तकनीकी परिवर्तन हमारे पास आए, तकनीकी चीज़ें आई, और ख़ास तौर से 2020, ये मेरा अपना अनुमान है, आप लोग सहमत हो भी सकते हैं कि 2020 के बाद से जो बड़े चैलेंजेस आए कोरोना के बाद से, उसमें अक्सर ये देखा गया कि हर व्यक्ति बोलने पर उतारू है, सुनना कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति बोलने के लिए तैयार था, सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अच्छे शिक्षक बनने के लिए अच्छे स्टूडेंट भी तो चाहिए ना। अच्छे स्टूडेंट ही नहीं है तो अच्छे शिक्षक कहां से बनेंगे? और अच्छा बोलने वाले के लिए अच्छे सुनने वाले भी तो हों। हमने उस तकनीकी दौर में वो खत्म कर दिया। सोचिए, आरूणी वाला किस्सा, गुरु के कहने पे मेड़ पे लेट गया, वो पूरी रात लेट गया, शाम को गिनती हुई आरूणी कहाँ है? आप उम्मीद करेंगे आज के स्टूडेंट से? वो आधे घंटे की क्लास में तो बैठ नहीं सकते रेगुलर। ये समझना होगा हमारी इस नई युवा पीढ़ी को कि तकनीकी परिवर्तन कितना तेजी से ला रहे हैं, कितनी तेजी से हमको आइसोलेट कर रहे हैं, हम लोग एकाकी जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। धैर्य का जो काम था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। शिक्षा के साथ एक अनिवार्य शर्त है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। परंपराएं एक दिन में नहीं बनती हैं, इसको बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, और अगर आपके पास धैर्य नहीं है, किसी परंपरा के साथ धैर्य जुड़ा हुआ नहीं है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ। छठ कोई धार्मिक पर्व नहीं है, छठ प्योरली सामाजिक पर्व। इसमें पूजा पाठ के लिए आपको किसी विशेष पंडित की आवश्यकता नहीं होती है। हर व्यक्ति खुद में मंत्र पढ़ता है। ठीक है, जरूरत भी हो सकती है, जो लोग बिहार में नहीं रहते, जो बिहार से बाहर रहते हैं उनकी, लेकिन बिहार में रहते हुए भी लोग अपने टब बनवा लेते हैं, अपने घर में जो है व्यवस्था कर लेते हैं, अपार्टमेंट में व्यवस्था कर लेते हैं। उसका जो मूल उद्देश्य था वो तो भटक गया। माना तो ये गया कि भाई गांव में, शहर में जो एक तालाब होगा, जब सर्व समाज के लोग उसमें उतरेंगे, पूजा अर्चना करेंगे अपने अपने अनुसार, तो एक सामाजिक समरसता बनेगी। अब तो सबने तालाब ही अलग कर लिया अपने। किस बात की सामाजिक समरसता? हम शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें बॉलीवुड ने और इन सब चीज़ों ने। अच्छी बात यह है कि छठ सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश में फैल गया और कहीं कहीं विदेशों तक भी गया है। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ बात यह है कि जो सामाजिकता का एक पुट था, उसमें जो सामाजिकता की एक चीज़ थी, वो धीरे धीरे क्या होती चली गई। तो सामाजिक पर्व को धीरे धीरे धार्मिकता के हमने उसमें लबाते बिठा दिया। हमने उसको भव्य बनाने की कोशिश शुरू की। पुराने समय में घरों में सारी चीज़ें बनाई जाती थी, एक दूसरे से मदद से बनाई जाती थी, लगता है सब महिलाएं बैठकर उसको बनाती थी। अब हर चीज़ क्या होती जा रही है? हर चीज़ ऑनलाइन मंगा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ घर बैठे मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल। यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो फिर करेगा कौन? मेघालय को गाली दीजिए, खूब दीजिए, स्वतंत्रता है दीजिए, विदेशियों को खूब उत्कार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोचिएगा जरा, चिंतन का विषय है कि आज कौन है इतने सालों के बाद। एक अच्छा विषय है, एक अच्छी सोच है, भारत सरकार ने एक अच्छा स्टेप उठाने की कोशिश की, लेकिन क्या सिर्फ हम इसको अपने सेमिनारों तक सीमित कर दें या इसको अपने व्यवहार में लेकर आएँ? क्या हम अपने घर में या हम अपने विद्यालयों में, स्कूलों में बच्चों को वो धैर्य सिखाते हैं? क्या हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुमको चीज़ों के साथ शेयरिंग करनी है, तुमको पढ़ लिख के बेटा इसी समाज में रहना है, इसी समाज के साथ तुमको जुड़ना है? क्या हम ये सिखा रहे हैं उनको? और अगर नहीं सिखा रहे हैं तो कौन इन परंपराओं को आगे लेकर जाए? कौन? ये बहुत ही चिंता का विषय है। थ्योरेटिकल बात हमने बहुत कर ली, मैं इस पर एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। वो जितने भी उदाहरण आप लोग दे रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसको व्यवहार में लाइए। और मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि वो सारे उदाहरण जो है उनकी भाषाओं को, उनकी प्रक्रियाओं को सुगम बनाइए, सरल बनाइए, और रोज़मर्रा के उदाहरणों में उसको शामिल करें, जिससे कम से कम जनमानस उसको समझे, हम पुनः उसको स्थापित कर सकें। जो गुरु शिष्य की परंपरा हमारे विद्यालयों में जो बहुत पहले चल रही थी, जिसको हम खो चुके हैं, हम उसको लेकर आएँ।
हमको अपने हृदय को बड़ा करना पड़ेगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि पुराने काल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग मत एक साथ एक जगह पर शास्त्रार्थ करते हुए सर्वाइव करते थे। यही तो खूबसूरती थी। यही आप मुझसे सहमत हो, असहमत हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे उसमें कहाँ गड़बड़ थी हमारी? यही तो हमारा हार्मोनियस डेवलपमेंट था, जो हाईएस्ट था। हम क्यों उसको लूज करते जा रहे हैं? क्यों हर आदमी बोलने पर ही लगा हुआ है, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा कहीं को? ये जरूरी है, हमको सोचना होगा एक बार कि हम कैसे करें उन मूल्यों को। और एक नहीं है, आप पूरे भारत में जहाँ जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, एक से एक बढ़िया चीज़ है वहाँ पर। हर वो अच्छी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है उसको शामिल कीजिए, उसको उदाहरण में लेकर आइए। अभी थोड़ा वक्त लगेगा इसको, अभी सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकल बात पे 5 साल से जो भारत सरकार ने और जो IKS पूरा एक डिवीज़न बनाया ICT में, वो अभी थ्योरेटिकल चीज़ों को कर रहा है। कुछ बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं, लेकिन अब उससे व्यवहार में हम लोग कैसे लेके आए, ये हमको देखना है। अदरवाइज फिर तो वही होगा, कहीं मैंने पढ़ा था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सत्य, अहिंसा, धर्म, दया से अपना इतना नाता है। सत्य, अहिंसा, धर्म, दया से अपना इतना नाता है, दीवारों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। ये अच्छी बात नहीं है, किसी भी हालत में अच्छी बात नहीं। सिर्फ दीवारों पर लिख देना, अच्छे अच्छे उदाहरण देना। संसार उदाहरण से नहीं, आपके व्यवहार से बदलता है। और जब तक वो चीज़ व्यवहार में नहीं आएगी, कोई भी ज्ञान परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। परंपराओं का निर्वाहक आपको बनना पड़ेगा, परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला आपको बनना पड़ेगा। और खासकर जो युवा पीढ़ी पीछे बैठी है, जो जेन जी वाले हैं, थोड़ा सा सोचिएगा इस दिशा में कि अगर आप अपने परिवार से इतना हट रहे हैं, धीरे धीरे समाज से हट रहे हैं, तो आपके बच्चे कितना आगे हटेंगे। अल्फा और बीटा वाले जो आगे बैठे हुए हैं, बीटा वाले तो अभी पैदा हुए हैं कुछ दिन पहले, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये अभी अगले 8-10 साल तक ये बड़ा अच्छा माहौल रहेगा कि एक ही विद्यालय में, एक ही कॉलेज में 3-3, 4-4 जनरेशन के लोग होंगे। ट्रांजिशन पीरियड है। और हम जिस दौर में जी रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा सा कशमकश है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में हमने AI सबमिट किया है, इंटरनेशनल। अब आप समझिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, जो सैकड़ों हजारों साल पुरानी है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं किसकी? AI सबमिट की। अब ये दोनों हाथ आपके इधर खींच रहे हैं और इधर खींच रहे हैं, बैलेंस आपको। ऐसा ना हो कि इधर ही झुक जाए, तो जो नया हो रहा है उससे आप पीछे छूट जाएं, क्योंकि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आप सीधे हाथ पर झुक जाएं, सारी नई चीज़ों को ले लें और अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। ये जो बैलेंस है, ये आपको करना होगा, हमको करना होगा, सबको मिल के करना होगा। शुरुआत होगी परिवार से। परिवार जो फीड करके देता है, स्कूल्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाता है। तो अगर मैं शिक्षक हूँ तो मैं एक पिता भी हूँ। शिक्षक होने के नाते अगर इस मंच पे खड़े होकर कोई बात बोलने की मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा अधिकार बनता है, तो ये जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं अपने बेटे को वही बात घर में सिखाऊँ। अगर इस भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नो डाउट जो सामाजिक सौहार्द हमारे पास रहा, जो हमारी विशेषता रही हमारे समाज की, कि जहाँ पर विभिन्न परंपराओं के साथ भी हम लोगों ने निर्वहन किया है, और आज जो इतना अनरेस्ट है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इतना अनरेस्ट क्यों है। मैं हैदराबाद गया था, वहाँ एक मेरे नोन थे, 28 साल का लड़का है, नेशनल इंश्योरेंस में काम करता है, 1.25 लाख रुपये तनख्वाह लेता है। मुझे बाद में पता चला कि 3 साल से एंग्जाइटी की दवा खा रहा है। सोचिए, इतना विकास कर लिया हमने कि अब हमको अपना दिमाग भी सही करने के लिए गोलियां खानी पड़ रही हैं। तो किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं? क्या करेंगे आप? जिसके पास पैसा नहीं है वो भी परेशान है, और जो करोड़पति अरबपति है वो भी परेशान है। किस दिशा में हम लोग बढ़ें? कहीं कहीं तो सुकून मिले, कहीं तो चैन मिले। और ये सुकून चैन मिलेगा आपको उन ज्ञान परंपराओं में। पहले संसाधन कम हुआ करते थे, शेयरिंग ज़्यादा हुआ करती थी। जो उपलब्ध था वही सबके साथ शेयर होता था। आज संसाधन बहुत हैं, लेकिन शेयरिंग खत्म हो गई। सब मेरे पेट में आ गए, सब मेरे घर में आ गए, शेयर नहीं करूँगा किसी को। आप सोचिए उस दौर में, मुझे याद है अपने बचपन में बुआ के घर जाता था, शादियाँ हुआ करती थी, पूरे गांव से खाट आ जाती थी, पूरे गांव से बर्तन आ जाते थे, सब कुछ आ जाते। ठीक है, हमने अपने आप को विकसित किया है और सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन नुकसान ये हुआ कि चीज़ें आना बंद हुई, उसके साथ लोग भी आना क्या हो चुके, बंद हो चुके। वो दिन दूर नहीं है कि QR कोड जाएगा आपकी शादी के घाट में। खाना कोई नहीं खाता है किसी का, QR कोड आ जाएगा, बस वहीं से जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसमें डाल दीजिएगा,
और दैट्स ऑल। और ऐसे ही अगर हम लोग चलते रहे आगे इसी तरह के जो भौतिकतावादी युग में हम चल रहे हैं, रोज़ नए उदाहरण आप देखते होंगे। करोड़पति अरबपति बाप है, मर गया फ्लैट में, कंकाल बन गया, पता भी नहीं चला उसको। क्या करेंगे आप? इकलौती संतान है, अमेरिका भेज दिया आपने, आप यहाँ तिल जोड़ रहे हैं, तिल कर रहे हैं, और जिस दिन आप मर जाएंगे सब बेच बास हो जाएगा। ये नहीं था हमारे पास। इतने भौतिकतावादी तो हम कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। तो आप क्यों? इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप नई चीज़ों को छोड़िए, नई संसाधनों को छोड़िए। आपको बैलेंस, मैं फिर बोल रहा हूँ, एआई और ये दो एक्सट्रीम एंड्स हैं जो खींच रहे हैं आपको। बैलेंस आपको बैठाना, ये बैलेंस आपको बिठाना। एक संतान है, उसको पढ़ा लिखा गया, आपने इतना बड़ा कर दिया कि अमेरिका चला गया और पीछे छोड़ गया आपको। नौकरों के सहारे पल रहे हैं आप। जिस दिन मर गए, नौकर नहीं आया, 3 साल 3 महीने के बाद कंकाल बन गया आपका। आप क्या करेंगे उसको? इसी काम का नहीं। और यही अकेलापन जो है इन सारे मानवीय मूल्यों को कम करता जा रहा है। कोई सेंसिटिविटी नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है, लोग सेल्फी बनाते हैं, सेल्फी खींचते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें तो बात की होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लखनऊ के प्रोग्राम में गमले लगाए गए। एक व्यक्ति मर्सिडीज से आता है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो वायरल हुआ है, आप लोग यूट्यूब में ढूंढ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। 3-4 करोड़ की उसकी मर्सिडीज है। गाड़ी साइड से लगाता है, डिग्गी खोलता है, 4 गमले अंदर रखता है और बैठ के अब सोचिए, मर्सिडीज में चल रहा है। 4 गमले कितने के होंगे? 4000 के बहुत हो गए तो, बहुत ज़्यादा। लेकिन नीयत इतनी गिर चुकी है कि बस जो मिल रहा है वो उठा लो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, संसाधन बड़े हैं लेकिन उनको बांटने की नीयत घटी है और लगातार घट रही है। पुराने समय में लोगों के पास संसाधन कम हुआ करते थे, लेकिन दिल क्या था? एकदम खुला था, क्योंकि सामाजिकता का लोग देते थे, ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे यहाँ गेस्ट आए, 2 खाट हमें भी दे दो आज। ऐसा ही होता था, यही अपनापन होता था। चोट लग जाती थी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था। पड़े रहिए फ्लैट में, आज डुप्लेक्स है आपका 5 करोड़ का। SIS वाले को फ़ोन कर दीजिए, अब तो ये भी सुविधा उपलब्ध हो गई है। मैंने खुद देखा है, नोएडा में थे, माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं, किसी पे फुर्सत नहीं है, तो वो SIS वालों को फ़ोन करते हैं, वो आ जाता है वहाँ पर। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये बात। सोचिए हम किस कदर गिर रहे हैं, किस तेज़ी से गिर रहे हैं। एक बार चिंता का विषय हम सभी के लिए है। बहरहाल मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी परंपराओं के साथ खुद न्याय करें, ना कि किसी और के ऊपर दोषारोपण करें। हम खुद सोचें कि हम कितने ईमानदार हैं अपनी परंपराओं के लिए, हम कितना संरक्षण देते हैं, कितनी बात करते हैं। अगर इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो जो क्राइसिस अभी हमारे पास है एक यहाँ पर इस समय पर, जो वही लगातार बढ़ रहा है क्राइसिस, ये अकेलापन, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें होती हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा हम इनको समाधान कर पाएंगे। हम आधुनिकता को भी अपनाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो हमारा पीछे का एक पूरा जो नॉलेज सिस्टम है, जो हमको थामे रखता है, हमारे मन मस्तिष्क को नियंत्रित रखता है, उसको भी हमको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। आज लगभग हर स्कूल में अगर आप देखेंगे तो प्रार्थनाएं जो सुबह होती थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। प्रार्थनाएं धार्मिक कार्य नहीं था स्कूलों में, वो सिर्फ आपके मन को कंट्रोल करने के लिए। कोई सी भी प्रार्थना हो, क्या फर्क पड़ता है? आँख बंद करके खड़े हो गए तो क्या वजह थी? क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अभी नए सिस्टम में, कम से कम मेरे विश्वविद्यालय में तो है नहीं, स्कूल में पहले तो होता था, कॉलेज में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो धार्मिकता की ओर नहीं, सामाजिकता की ओर बढ़ना है। और मेरा निवेदन है सभी से कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा की जो भव्यता है, इसके चक्कर में मत पड़िए। इसकी जो दिव्यता है उसको आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, उसे एसिमिलेट कीजिए, आत्मसात कीजिएगा, और फिर से एक बार जो भारत हमारा है वो पुनः दिव्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks, sir. We are deeply grateful to you for sharing your expertise today. Thank you for enriching our seminar.